दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र का ऐसा तमाशा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का तमाशा इससे पहले कभी इस तरीके से नहीं हुआ था। धार्मिक कट्टरता का इतना विभत्स चेहरा इससे पहले कभी उभरा नहीं था। इस देश की अर्थव्यवस्था की डामाडोल परिस्थितियां इससे पहले कभी इतनी त्रासदीदायक नहीं थी। फिर भी इस देश में लोकतंत्र है, पहचान है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की। लेकिन इसके भीतर संवैधानिक संस्थानों का ढहना और जिस तरीके से सत्तानुकूल परिस्थितियां लकीरों के साए तले माला बनाती हुई चले और उस माला को पहनकर हर कोई कहे कि लोकतंत्र यही है, तो क्या यह वाकई एक तमाशा है या लोकतंत्र परिपक्व होकर सत्ता के अनुकूल होकर इस देश की जनता को ही खारिज करने पर तुला है? ये कौन सी परिस्थितियां हैं? हमें लगता है कि आज हर पन्ने को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। सवाल यह नहीं कि महाराष्ट्र में सत्ता बदल रही है, सवाल यह भी नहीं जो कुछ राजस्थान और उदयपुर से निकल कर आया उसने इस देश में धार्मिक कट्टरता की एक आतंकवादी सोच को सामने लाकर खड़ा कर दिया। डॉलर के मुकाबले रुपए का ढहना इस देश की डूबती अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय घोतक है और सामाजिक राजनीतिक तौर पर इस देश में जितनी मोटी मोटी लकीरें जाति और धर्म के नाम पर खींची गई, उन परिस्थितियों में घृणा और नफरत ने एक नई परिभाषा इस देश को लोकतंत्र के साए तले ही दे दी है। बात आप कहीं से भी शुरू कीजिए, क्योंकि हर के जहन में भारत के लोकतंत्र को लेकर एक ही बात उभरती है, चुनाव जीतेगा कौन, सत्ता बनेगी किसकी, और जिसकी सत्ता होगी वह गलत हो नहीं सकता है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र तो लोग तय करते हैं, वोट से तय करते हैं और उसके बाद विधानसभा में सिर गिने जाते हैं। इन सिर गिने जाने की परिस्थितियों में जो मन चाहे जिस रूप में चाहे उस चीजों को इस देश में परोस सकता है। डर भय कभी भी विधानसभा या संसद के भीतर नहीं होती है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को एक ऐसे घुप अंधेरे की तरफ ढकेल दिया है जिसमें हमें सिर्फ राजनीतिक सत्ता दिखाई देती है। तो शुरुआत आज उसी से कर ले। सब कुछ तय है, बिसात तय है, चौसर तय है, पासे तय है, हर चाल तय है। शह किसे मिलेगी, कब मिलेगी, चेक एंड बैलेंस जो संविधान के तहत अलग अलग संस्थानों का होता है वह भी पहले से तय कर दिया गया है। तो फिर तारीख तय होनी है, वक्त तय होना है और उसके बाद सत्ता पलट जाती है और जिसके हाथ में सत्ता होती है वही कानून अपने अनुकूल हाँकने लगता है क्या? यह सवाल की शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं। महाराष्ट्र में अभी शिवसेना की सरकार, लेकिन बीते एक हफ्ते के भीतर जो कुछ हुआ, चाहे वो महाराष्ट्र की सड़कों पर हिंसात्मक तरीके से विरोध और प्रदर्शन का चेहरा हो या फिर सत्ता पक्ष से निकले हुए विधायकों का सूरत, गुवाहाटी और गोवा होते हुए मुंबई पहुंचने का इंतजार हो रहा हो, इन तमाम बातों के भीतर में इस देश में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, विधानसभा के भीतर की परिस्थितियां हो, राज्यपाल के दिशा निर्देश हो, सरकार की खामोशी हो, लेकिन नेताओं की हरकत हो, सब कुछ तय है। और इस तय परिस्थितियों में राज्य के लोग जिन्होंने वोट दिया वह कोई मायने रखते नहीं हैं। और अगर वो कोई मायने नहीं रखते हैं तो क्या मायने रहता है? मायने रहता है संख्या, आंकड़े। और यही सब कुछ इस देश की ऐसी परिस्थिति लोकतंत्र की हो चली है जिसके पास ज्यादा सिर, जीत उसी की। जब जीत उसी की तो कानून उसी का, कानून उसी का तो निर्णय और फैसले उसी के, और फिर निर्णय और फैसले जिसके, लोकतंत्र उसी का। तो क्या वाकई महाराष्ट्र इसकी एक बिसात है? जरा समझिए। सूरत तक जिन रास्तों से जाना, वहां से गुवाहाटी जिन रास्तों तक पहुंचना, गुवाहाटी से गोवा तक की सवारी जिस हवाई जहाज में होना और वहां से मुंबई तक पहुंचना, इस तमाम रास्तों पर चलते हुए आपको लोकतंत्र नजर नहीं आएगा। पैसे का अपव्यय नजर जरूर आएगा और आप सोचेंगे इतना रईस है यह देश। और इस रईसी के साथ सत्ता परिवर्तन की उन परिस्थितियों को समझिए जहां पर किसी भी राज्य में सत्ता पाने के बाद कितने करोड़ की उगाही कोई भी कर सकता है डेवलपमेंट के नाम पर या फिर
उस देश में, उस राज्य में नीतियों के नाम पर। महाराष्ट्र के भीतर के गांव में जाइएगा, वहां स्थिति अनुकूल नहीं है। किसान अभी भी सबसे ज्यादा खुदकुशी महाराष्ट्र में ही करते हैं। सूखा पानी की कमी महाराष्ट्र की ही परिस्थितियों को जीती है और वहां पर अभी भी जो गरीबी की रेखा से नीचे वालों की तादाद है वो कम नहीं हुई है। 22% से ज्यादा की तादाद है जो बीपीएल है, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक सत्ता पलट रही है और लोकतंत्र का तमाशा इस लोकतंत्र को जीने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट जिन बातों का निर्देश 4 दिन पहले देता है, 4 दिन के बाद स्थितियां उसके प्रतिकूल क्यों दिखाई देती है? विधानसभा को लेकर राज्यपाल की भूमिका संविधान उन्हें हक दे देता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? और सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान की व्याख्या करते हुए हर निर्देश को दे रहा है, तो उस निर्देश के मद्देनजर राज्यपाल की भूमिका को कोई कैसे इनकार कर सकता है? ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में शायद सबसे बड़े हो चले हैं। और इन सारे चीजों को लेकर अगर एक एक परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ सवाल आपके जहन में आएंगे। राज्यपाल का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, बागी विधायकों का सुप्रीम कोर्ट जाना, डिप्टी स्पीकर को कटघरे में सुप्रीम कोर्ट के जरिए खड़ा कर देना, ये सारी परिस्थितियां अपने तौर पर बहुत साफ जतलाती हैं सब कुछ तय है। यहीं से वो बात शुरू होती है जिस बात को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस देश को देखना है। ये देश एक आक्रामक राष्ट्रवाद के दायरे में आकर सिमट चला है। उस आक्रामक राष्ट्रवाद के दायरे में कोई मायने नहीं रखता है कि आपकी समझ, आपकी बौद्धिकता, आपका इंटेलेक्चुअलिज्म क्या कहता है। दरअसल यह एक ऐसा आक्रामक राष्ट्रवाद है जो मजदूरों का भी बंटवारा करता है, किसानों को भी छोटे और सीमांत किसानों के मद्देनजर बड़े किसानों में बांटने की परिस्थितियां पैदा करता है, जो अपने तौर पर इस देश के सैनिकों के भीतर भी नई परिस्थितियों के आसरे कुछ ऐसी लकीर खींचता है जिसमें बहस की गुंजाइश इस देश में पनपनी शुरू हो जाए कि दरअसल जो चला आ रहा था अब उसमें परिवर्तन की बहुत जरूरत है। यह एक नई स्थिति है जो इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को तमाशे में तब्दील करती है। आप ध्यान दीजिए और एक लकीर खींचने की शुरुआत कीजिए। राष्ट्रवादी सत्ता के आसरे कॉरपोरेट की भूमिका क्या होगी? एजुकेशन को लेकर इस देश में इंटेलेक्चुअलिज्म क्यों गायब हो चला है? जो किसान और मजदूरों को लेकर रिफॉर्म की बात सरकार लेकर आई, उसने इस देश के किसान और मजदूरों को बांटने की परिस्थिति में लाकर मुनाफे के साथ कॉरपोरेट, उद्योगपति और पूंजी वालों को क्यों खड़ा कर दिया? इस देश के भीतर में व्यापार का दायरा क्यों सिमटता नजर आ रहा है? यहां तक कि जो एमएसएमई था वह भी बड़े हिस्सों में तब्दील होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अब एमएसएमई को भी हड़पने की परिस्थिति में आ गई है। खुद सरकार के डाटा कहते हैं कि लगभग 27% एमएसएमई शिफ्ट हो चला है, जिसे खरीद लिया गया, जो बड़े उद्योग थे, जिनकी अपनी नेटवर्थ ज्यादा थी। तो क्या उनके लिए कोई जमीन नहीं, या फिर उनके लिए ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाई जहां वो आगे चल पाए, या फिर डेवलप करके बेचना ही भारत की नई कैपिटलिस्ट मार्केट की नई इकोनॉमी है? हो सकता है। इस देश के भीतर के रोजगार का कम होना, लेकिन बावजूद इसके अग्निपथ को लेकर अग्निवीरों को रोजगार देने के लिए चिट्ठियों का लिखा जाना राज्य दर राज्य, और राज्य दर राज्य इसके जवाब में कहें हम अपने यहां के बच्चों को नौकरी देंगे, हम अग्निवीरों को नौकरी क्यों देंगे? यह एक नायाब तमाशा है इस देश के भीतर में जो लोकतंत्र के आश्रय जिया जा रहा है। हर राज्य को अपनी राजनीतिक की सत्ता तले अपने वोटरों का फिक्र है, यानी सन ऑफ सॉइल हर राज्य के हैं। वो सिर्फ महाराष्ट्र के मराठी मानुष के आश्रय नहीं है, वो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के अपने बंगाली मानुष के आश्रय हैं और पंजाब के भी हैं। देश कहां है? बटे हुए 28 राज्यों में देश को हम टटोलना शुरू करेंगे, या फिर जिसकी राजनीतिक सत्ता जिन जिन राज्यों में होगी उन राज्यों के आश्रय समझेंगे कि इस राजनीतिक सत्ता की एक जमीन और बाकी दूसरी राजनीतिक सत्ता जो बटी हुई है उसकी अलग अलग जमीन है, जहां पर अलग अलग नीतियां इस देश के भीतर में काम करती है। क्योंकि इस आक्रामक राष्ट्रवाद के तहत इस देश में रूढ़िवाद को भी आश्रय मिला है, और रूढ़िवाद इतने खतरनाक तरीके से पनपा है जहां पर ज्ञान मायने नहीं रखता है, अज्ञानता ही ज्ञान में तब्दील होती हुई दिखाई देती है।
उसके आगे बढ़ाइएगा तो ऐसा लगेगा जैसे एक तानाशाही भरे कानून को इस देश पर लादने की कोशिश हो रही है, या कानून को इतना लुंजफुंज बना दिया जाए जहां पे रूढ़िवाद या सत्ता अनुकूल भक्ति को कानून से ऊपर मान लिया जाए और कहा जाए कानून को उसी के लिए काम करना है। क्या यह वाकई ऐसी परिस्थिति है? यकीनन यह तमाशा है, लोकतंत्र का नायाब तमाशा, एक ऐसा तमाशा जिसमें समाज का खुलापन गायब है, उसको पनपने देने की परिस्थितियां गायब है। उस पनपने देने की परिस्थितियों के साथ झटके में कट्टरता उभर कर आ रही है। वो कट्टरता बार बार राजनीतिक सत्ता की तरफ देखती है और राजनीतिक सत्ता निर्देश देती है उन संस्थानों को, जिन संस्थानों का काम इस संविधान के तहत कानून का पालन करना है, लेकिन एक झटके में वो सारी परिस्थिति सत्ता अनुकूल होकर कानून और संविधान द्वारा दिए गए हक को भी छीन लेती है। ये कौन सी परिस्थिति है? पहले ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं आई? इस देश के भीतर में नई बौद्धिक संपत्ति को खत्म करना, बौद्धिक संपदा को खत्म करना और उसका लगातार भारत से बाहर जाना, यह कम त्रासदी नहीं है कि इस देश का एक सांसद यह बताता है कि दरअसल 2018 से 2020 के बीच में जो बेरोजगारों की तादाद थी, खुदकुशी करने वालों की 25,000 से ज्यादा थी। और एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि दरअसल इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में बीते 10 बरस के भीतर में, 2 साल उससे पहले भी ले लीजिए, जो मोदी सत्ता से हट करते 2012 से लेकर 2022 तक एनसीआरबी का डाटा कहता है बेरोजगारों की तादाद जिन्होंने खुदकुशी की है, वह संख्या इस देश के भीतर में लगभग 7.5 लाख है। बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी करने वालों की तादाद है ये डराती है क्या आपको? और अगर नहीं डराती है तो फिर एक पन्ना और बढ़ाइए, जहां पर भारत की विकास दर, जब आप अर्थव्यवस्था के खांचे में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2008 में वैश्विक मंदी के बावजूद भी 2003 से 2011 तक विकास दर 8% थी भारत की। उसमें राजनीतिक उफान 2011 के बाद से 2014 तक जो सत्ता परिवर्तन और स्कैम और घपले घोटालों का उफान था, उसने भारत की इकोनॉमी को डामाडोल करना शुरू किया। और जो विरासत में चली आ रही थी विकास दर, वो कब तक ठहरती, किस रूप में ठहरती? क्योंकि 2014 से और 2016 तक की परिस्थिति में नोटबंदी का आसरा हो, जीएसटी का आसरा हो और डॉलर जिस रूप में कीमत बढ़ती चली गई, हर साल दर साल विकास दर कम होती चली गई। 2016, 2017, 2018, 2019 और कोविड काल में स्थिति और नाजुक हो गई। किसी को फिक्र नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इस दौर में इतनी डामाडोल हुई कि लोगों के सामने एक सवाल था कि उनकी जिंदगी कैसे चलेगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब आप परिस्थितियों को पलटना शुरू करेंगे तो आपको जानकर अब हैरत नहीं होगी। दुनिया में बहुत पूंजी है, बहुत पैसा है और इसीलिए कर्ज देने के लिए वर्ल्ड बैंक भी तैयार है, आईएमएफ भी तैयार है, देश के अलग अलग बैंक भी तैयार हैं, यहां तक कि कई देश भी तैयार हैं। तो भारत जैसे विकासशील देशों को, गरीब देशों को या विकासशील देशों को आप सोचिए, जब यह तय किया जाता है कि उन्हें पैसा देना है तो इसका मतलब है विकसित देशों का कूड़ा उस देश में जमा भी किया जाता है। और जो पैसा देने की प्रक्रिया के भीतर भारत आकर अटक गया है, उसको इस रूप में भी समझने की अब कोशिश कीजिए। कर्ज भारत का जीडीपी के मुकाबले लगातार बढ़ते चला जा रहा है, जो गर्दन तक आ गया है, लेकिन इसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुनिया को ऐसे देश जब हथियारों के परीक्षण के लिए यूक्रेन सरीखे युद्ध की जरूरत है, तो भारत जैसे देश में जो गरीब और विकासशील के बीच लगातार हिल डोल रहा है, उसके आश्रय यहां पर कौन पैसा खर्च नहीं करेगा। और उसी को डेवलपमेंट मान लिया जाए तो इस देश की अपनी उपलब्धि, अपनी स्वावलंबिता और अपना उत्पादन कहां जाएगा? ये तीनों परिस्थितियां एक झटके में गायब हो गई, क्योंकि यह एक तमाशा है। एक ऐसा तमाशा है जिसके दायरे में राजनीतिक सत्ताओं को फर्क नहीं पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो संगठन काम करते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है उस देश के नागरिकों को और उस देश के नागरिकों के भविष्य पर, जो उन्हें मजदूर में तब्दील कर दे, जो उन्हें गरीब में तब्दील कर दे, जो उनको सब्सिडी पर निर्भर कर दे और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी वहां से आती चली जाए और वह राजनीतिक सत्ता अपने तौर पर उसे बांटती चली जाए। सवाल यह नहीं है कि
कोविड के बाद से जो 5 केजी अनाज इस देश में लगातार सरकार दे रही है, वो पैसा इस देश के भीतर से नहीं निकल रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी मदद मिलती चली जाती है, उसका राजनीतिक उपयोग खूब किया जाता है। इसीलिए ध्यान दीजिए, राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक तौर तरीके ने लोकतंत्र को कैसे तमाशे में तब्दील कर दिया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी राज्य में जिस तरीके से ऐलान करती है अपने वोटरों को खुले तौर पर सत्ता में बाद आने के बाद देने का, वह कुछ भी हो सकता है। वो 1,000 रुपए महीने भी हो सकता है, 6,000 रुपए साल के भी हो सकते हैं, हर 3 महीने में 6,000 देना भी हो सकता है, साल में 72,000 रुपए बांटना भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस देश का प्रोडक्शन कहां है, उस देश का एक्सपोर्ट कहां है, उस देश में रोजगार कहां है, ये सवाल नहीं उठेंगे। क्योंकि हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त के हर राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ है। किसी के पास ऐसा कोई विजन उभर कर नहीं आएगा। सवाल यह नहीं है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक सत्ता पलटने की ताकत आज बीजेपी के पास है तो उसने नहीं पलटना चाहिए था। सवाल यह है, क्या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई विजन ऐसा बचा है जहां पर वो कह सके कि वो राज्यों में अपनी राजनीतिक सत्ता चाहे साम दाम दंड भेद के आश्रय नहीं चलाएगी? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये कहने की ताकत है कि अगर उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में कॉरपोरेट पैसा डाल रहा है तो वो पैसा नहीं लेगा और पैसा लेने के बाद उस कॉरपोरेट को रियायत नहीं देगा? हवाई अड्डे जिसके, पोर्ट जिसके, रेलवे स्टेशन जिसके, इस देश में पावर सेक्टर जिसका, इस देश में गोदाम जिसके, इस देश में रिटेल सेक्टर जिसका, कोई चीज आपको नहीं बचेगी जहां पर आप कहेंगे इस देश की राजनीतिक सत्ता ने जिम्मेदारी ली है कि हम इस देश में अस्पताल चलाएं, स्कूल चलाएं, हवाई जहाज चलाएं, पोर्ट पे रखे, बंदरगाहों पे रखे, रेलगाड़ी को माने। हम ऐसा कुछ भी राजनीतिक सत्ता के साथ आज जोड़ पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता ने अपनी परिभाषा को ही इस लोकतंत्र के दायरे में बदल लिया, जहां पर कल तक ये माना जाता था जनता वोट देगी, सत्ता उनकी देखभाल करेगी। सत्ता ने सारे पावर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिए और प्राइवेट सेक्टर ने अपने तौर पर जनता के ऊपर बोझ डालना शुरू किया, तो सरकारों ने उसी कॉरपोरेट से कैपिटल लेकर, यानी पूंजी, यानी पॉलिटिकल डोनेशन लेकर उसको डाइवर्ट भी किया। लेकिन देश के भीतर की परिस्थितियों ने इस देश को कंगाल बनाने की स्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन फिक्र किसी को नहीं, क्योंकि यह लोकतंत्र एक तमाशा है। विधानसभा के भीतर कल शक्ति परीक्षण होगा। उस शक्ति परीक्षण का मतलब क्या है? जनता ने जिसे चुना, जनता ने जिन्हें चुना, चाहे बीजेपी के 106 विधायक का जिक्र हो, चाहे गैर तरीके से जो अघाड़ी सरकार काम कर रही है उसमें 3 हिस्सों में बटी हुई पॉलिटिकल पार्टी हो, जनता ने किसी को नहीं चुना तो रास्ता क्या निकलता था? इसी में से कोई रास्ता निकालना है। जब हमने इसी में से कोई रास्ता निकालने का रास्ता को ही सच मान लिया, तो आने वाले वक्त में कौन सा इंस्टीट्यूशन किसी रूप में संविधान की व्याख्या करते हुए बताएगा कि दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र की परिभाषा अगर बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने के दौरान भी बदल दी जाए और इस देश के सच को बताने की परिस्थितियों से वह पन्ने भी गायब कर दिए जाएं कि इतिहास आपका ये नहीं है, तो क्या यह माना जा सकता है कि देश को बार बार लड़ाई लड़नी है खुद के लिए? वो 1947 में नहीं, 2014 में आजाद हुआ। क्या यह कहना होगा? 2014 में नहीं, कल कहा जाए 2024 में एक नई परिस्थितियां इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई है। सवाल है, सबसे बड़ी मुश्किल किसके सामने है? यह सवाल कतई नहीं है कि इस देश के मुसलमान, इस देश के हिंदू। सवाल यह है कि यह देश और उसके नागरिक किन परिस्थितियों के साए तले राजनीतिक सत्ता में लोकतंत्र तलाशने में जुटे हैं, और उस लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए क्या चुनाव आयोग, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या सीबीआई, क्या ईडी, क्या आईटी, क्या सीवीसी, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ले लीजिए और उसी तरीके से सोचना शुरू कीजिए जैसे पार्लियामेंट के भीतर अधिकतर सिर जिसके पास होते हैं पॉलिसी उसी की चलती है। ना कोई बहस की गुंजाइश बचती है, और बहस की गुंजाइश अगर
वोटिंग तक पहुंच जाए तो वह भी सत्ता ही तय करती है जिसके पास सबसे बड़ी ताकत होती है। तो फिर समाज के भीतर भी क्या उसी भीड़तंत्र को नए रूप में परिभाषित करने की स्थितियों को पैदा कर दिया गया है? यह देश ऐसा तो नहीं था। यह देश इस तमाशे को लेकर अपनी जिंदगी और अपने आपको जीने की परिस्थितियों में इससे पहले की परिस्थिति तो नहीं आई थी। इंदिरा गांधी को भी कागज में लिखकर भिजवाना पड़ा था कि हम संविधान द्वारा जनता को दिए गए हक को खत्म कर रहे हैं, और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए और इस देश में इमरजेंसी लग गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सवाल यह नहीं कि मौजूदा वक्त में एक राजनीतिक सत्ता सब कुछ अपने हाथों में दबोच लेना चाहती है। सवाल यह है कि जिंदगी जीने के दौरान किसी भी राष्ट्र में जो उसकी संप्रभुता उसकी बौद्धिकता के साथ होती है, एजुकेशन के साथ होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होती है, सामाजिक और धार्मिक सद्भावना के साथ होती है, वो सारी चीजें एक झटके में राजनीतिक परिभाषा के तले अगर ध्वस्त की जा रही है और दफन की जा रही है तो यह एक तमाशा है या इस देश की त्रासदी है। सोचिए जरूर। राजनीतिक सत्ताओं का बदलना और पलटना लोकतंत्र नहीं है। हिंसात्मक तरीके से कट्टरता के आश्रय खुद को धर्म से जोड़कर सही बताना भी सही नहीं है। इस देश के भीतर में खुद को बांटकर और अपनी सुविधाओं तले राजनीतिक सत्ता से हर किसी को जोड़ना भी सही नहीं है। इस देश के भीतर में हर वह परिस्थिति में स्वच्छंदता और कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति जो उसकी खुशबू और महक उन शब्दों के साथ जुड़ी हो जिसकी पहचान भारत के साथ, चाहे वो सांस्कृतिक पहलू हो, चाहे सामाजिक परिस्थिति हो, चाहे राजनीतिक लोकतांत्रिक परिस्थितियां ही क्यों ना हो, अगर वह सब कुछ डराने लगे, भयभीत करने लगे, खौफजदा समाज होने लगे तो फिर यकीन जानिए मुश्किल हालात इस देश के सामने खड़े हैं और इसके दायरे में हर वो शख्स आएगा जो इस देश में मौजूद है, वो बच नहीं सकता है। क्योंकि इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ताएं कभी भी लोकतंत्र को ढो नहीं सकती है और संवैधानिक संस्थान कभी भी राजनीतिक सत्ता के आश्रय खुद को सही मान नहीं सकते हैं। इंतजार किस बात का है? महाराष्ट्र में राजनीतिक सत्ता पलट जाए? इंतजार किस बात का है? इस देश में धार्मिक कट्टरता को खत्म करने के लिए कानून कड़े तौर पर लागू किया जाए? इंतजार किस बात का है? इस देश में बौद्धिक संपदा और इंटेलेक्चुअलिज्म को कोई जगह हो, कोई प्रोफेशनलिज्म तरीके से अपने अस्तित्व को राजनीति से हटकर खड़ा करना चाहे और बताना चाहे कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं, तो क्या उसकी जिंदगी चल पाएगी इस देश में? यही सबसे भयावह स्थिति है। आपको कहीं किसी के साथ खड़े होना होगा। आपका अपना अस्तित्व इस दौर में गायब कर दिया गया है। यह चेतावनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।